हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर हमने जो है मुद्रा क्या है, उसका महत्व, उसके कार्य, उसकी अंदर जो कमियां हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है सप्लाई ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मनी? ये हम सभी को पता है कि मुद्रा जो है कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो मुद्रा के कार्य करती है। हम मुद्रा के कार्य कौन-कौन से हैं? जैसे विनिमय के माध्यम का कार्य, धन संचय का कार्य, किसी भी वस्तु के मूल्य के मापक का कार्य और जो स्थगित भुगतान होते हैं उनके मान का या उनके माप का जो कार्य करती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो प्रत्येक वह वस्तु जो इन कार्यों को अंजाम देती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब जब हम मुद्रा के बारे में जान चुके हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल पैदा होते हैं। यही कि मुद्रा का चलन कैसे होता है, कि कोई भी जो वस्तु होती है वो मुद्रा का रूप कैसे धारण करती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर वो जो है प्रचलन में आती है। मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण कैसे होता है कि किसी भी देश के अंदर जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति जो है किन किन चीज़ों से निर्धारित होती है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो मिल करके मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करते हैं। मुद्रा की पूर्ति की मात्रा में आम जनता और व्यापारिक बैंकों की क्या भूमिका होती है, यानी सप्लाई ऑफ मनी है वो जनता पर भी निर्भर करती है और व्यापारिक बैंकों के ऊपर भी निर्भर करती है। तो आम जनता और व्यापारिक बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति में अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, मुद्रा के कौन कौन से घटक होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हमें जवाब अवश्य चाहिए, क्योंकि जब तक इन प्रश्नों का जवाब हमें हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें मुद्रा की पूर्ण जानकारी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है मुद्रा की पूर्ति का अर्थ जानना होगा। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का क्या अर्थ है। मुद्रा की पूर्ति को लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है कि इस बात के ऊपर कोई जो है आम सहमति नहीं है कि इस चीज़ को आप मुद्रा की पूर्ति मानेंगे। तो मुद्रा की जो पूर्ति है उसका अर्थ मुद्रा के कार्यों के अनुसार लिया जाता है। अगर हम परंपरावादियों की बात करें तो परंपरावादी मुद्रा को का केवल एक ही कार्य मानते थे और वो कार्य था विनिमय का माध्यम। तो जब मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है तो परंपरावादियों के अनुसार प्रत्येक उस परिसंपत्ति को मुद्रा माना जाता है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और इन सब परिसंपत्तियों की जो कुल मात्रा है अर्थव्यवस्था के अंदर वही जो है मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। तो इस प्रकार जब परंपरावादियों ने मुद्रा का केवल एक ही कार्य लिया, विनिमय का माध्यम, तो उनके अनुसार जो मुद्रा की पूर्ति विनिमय के माध्यम का कार्य करने वाले परिसंपत्तियों की मात्रा ही है। अगर एक देश के अंदर 100 करोड़ के बराबर परिसंपत्तियां हैं जो मुद्रा का कार्य करती है, तो परंपरावादियों के अनुसार 100 करोड़ जो मुद्रा की पूर्ति होगी। तो परंपरावादी जो थे उन्होंने मुद्रा की पूर्ति के अंदर करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को ही शामिल किया था। सी का मतलब यहाँ पर करेंसी, तो करेंसी के अंदर सिक्के भी शामिल होते हैं और उसके अंदर जो कागजी नोट होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और डिमांड डिपॉजिट वो जमा होती है जो बैंक के अंदर जो है एक व्यक्ति जमा करवाता और जब चाहे तब उस मुद्रा को जो वो बैंक से वापस निकलवा सकता है। तो परंपरावादियों का जो धारणा है मुद्रा की पूर्ति की वो सबसे संकुचित धारणा है। आगे मुद्रा की पूर्ति का जो अर्थ है उसी के अंदर अभी हम चल रहे हैं। तो ये जो मुद्रा की जो पूर्ति है जिसके अंदर हमने ये कहा है कि इसके अंदर जो है वो सी और डी को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैंकों के पास में जो उनकी राशि पड़ी होती है बैंकों की, कि जिस राशि को उन्होंने उधार नहीं दिया जो बैंकों के पास में है उसको कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में शामिल नहीं किया जाता। और दूसरा सरकार के पास में भी जो मुद्रा होती है उसको भी जो है मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो ये करेंसी के पार्ट है और ना ही ये डिमांड डिपॉजिट के पार्ट है। करेंसी का मतलब केवल जनता के पास जो नोट और जो सिक्के हैं उसको हम जो है करेंसी के रूप में शामिल करते हैं।
आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा को विनिमय के माध्यम का कार्य मानते हैं और साथ में धन संचय का माध्यम भी स्वीकार करते हैं। तो इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति का अब अर्थ अलग होगा, क्योंकि पीछे हमने डिस्कस किया कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसका अर्थ जो है उसके कार्य के अनुसार लिया जाता है। तो मुद्रा यहाँ पर जो विनिमय के माध्यम का कार्य करने के साथ-साथ धन संचय का कार्य भी करती है। तो इसलिए इसमें वो सभी वित्तीय साधन जो विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं और धन संचय का कार्य करते हैं, इसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं। तो इसमें आ जाएगा सी प्लस डी डी प्लस टी डी। सी का मतलब करेंसी, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट यानी बैंकों के पास में जो मांग जमा, और टी डी का मतलब टाइम डिपॉजिट, समय जमा। तो टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि जिसको अपन सावधि जमा या एफडी भी कहते हैं, कि बैंकों के पास में जमा है और वो जो है एक निश्चित समय के लिए जमा होती है और उसके बाद एक व्यक्ति जो है उसे निकलवा सकता है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो व्यक्ति जो उसे समय से पहले भी निकलवा सकता है, लेकिन उसे कुछ जो है ब्याज की कटौती का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्री जो है 3 चीज़ों को जो है वो मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं। एक तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी करेंसी और मांग जमा और समय जमा, इसको जो है मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। आगे मुद्रा की पूर्ति का जो है अर्थ है, उसी के अंदर हम आगे चल रहे हैं कि वर्तमान में जो कुछ अर्थशास्त्री है, वो अर्थशास्त्री जो है निकट मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल करने की वकालत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो निकट मुद्रा है वो भी थोड़े से प्रयासों के बाद मुद्रा में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसे भी जो है मुद्रा में मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए। तो अपने जो निकट मुद्रा है उसके अंदर शेयर है, बॉन्ड है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र हैं, तो इन सभी को हम जो है निकट मुद्रा कहते हैं। तो वर्तमान में जो है निकट मुद्रा को भी जो है मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाने लगा है। आगे मुद्रा की पूर्ति जो है वो एक स्टॉक है, वेरिएबल है, या जो है ये प्रवाह है। तो इसके बारे में अब आप जानते हैं। मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक और प्रवाह दोनों ही रूपों में अध्ययन किया जाता है, यानी मुद्रा को हम स्टॉक भी मानते हैं और इसको हम प्रवाह भी मानते हैं। स्टॉक और फ्लो दोनों ही है। स्टॉक से अभिप्राय है कि एक समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली मुद्रा की मात्रा से है, कि एक पर्टिकुलर समय, जैसे आज की जो दिनांक है हमारी, वो है 11 दिसंबर 2020। तो अगर आज आप ये देखते हैं कि 11 दिसंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति कितनी है, तो ये एक स्टॉक बन जाएगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली मुद्रा की मात्रा को देखते हैं, तो ये मुद्रा जो वो स्टॉक है। और अगर एक निश्चित समय अवधि के अंदर मुद्रा की मात्रा और चलन गति जो होती है, वो जो है प्रवाह कहलाती है, कि किसी भी देश के अंदर एक निश्चित समय अवधि के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है, वो जो है एम मुद्रा की मात्रा और वेलोसिटी कि जो चलन गति है उसके बराबर होती है। मान लीजिए 1 साल की अवधि के अंदर एक देश के अंदर 100 करोड़ रुपए की तो मुद्रा मौजूद है और चलन गति 10 है, तो इसका मतलब ये जो है 1000 करोड़ रुपए की जो है सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी एक साल के अंदर। तो इस प्रकार जब हम एक निश्चित समय अवधि के अंदर, ये निश्चित समय अवधि जो 1 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, कोई भी समय अवधि हो सकती है। तो उस समय अवधि के अंदर किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा पाई जाती है उसको हम जो है प्रवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा जो है वो स्टॉक भी और फ्लो भी है। अब हम जो मुद्रा है उसकी परिभाषाएं देखते हैं। बहुत ही जो है विद्वानों ने जो अच्छे तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। मुद्रा एजमेंट के अनुसार मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय गैर बैंकिंग जनता के पास पाई जाने वाली करेंसी मांग जमा से है। यानी ये जो परंपरावादियों की परिभाषा है, परंपरावादियों ने भी तो अपनी परिभाषा जो है मुद्रा की पूर्ति के अंदर सी प्लस डी डी को शामिल किया था। तो एजमेंट ने भी ये कहा है कि जो करेंसी और जो मांग जमा है वो जो है एक देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। फ्रीडमैन के अनुसार
चलन में करेंसी, मांग जमा के अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति में बचत और समय जमा को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीडमैन का ये मानना है कि बचत जो होती है वो भी हमारे लिए लेन देन का और धन संचय का कार्य करती है, क्योंकि बचत से आप वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, या बचत जो है धन संचय है। और जो समय जमा होती है उसको भी जो है बहुत ही थोड़े से जो है प्रयासों से बहुत ही कम समय के अंदर जो है मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसे भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए फ्रीडमैन ने जो है वो मुद्रा की पूर्ति के अंदर जो है वो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस सेविंग को शामिल किया है। गुरले और शो के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जो उसके निकटतम स्थानापन्न है। निकटतम स्थानापन्न का मतलब निकट मुद्रा है, जैसे शेयर, बॉन्ड या जो विनिमय पत्र है, ये सारे के सारे जो है मुद्रा में शामिल किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार गुरले और शो है, इनकी जो परिभाषा वो काफ़ी जो है वो ब्रॉड है, विस्तृत है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो क्रय मुद्रा और जो निकट मुद्रा है उन दोनों को शामिल किया है। अब आता है मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न विचारधाराएं की अलग-अलग जो विचारधाराएं समय-समय पर प्रचलित रही है, उन विचारधाराओं के अंदर मुद्रा की पूर्ति में किस-किस चीज़ को शामिल किया गया है, वो अब आप देखते हैं। सबसे पहले परंपरावादी विचारधारा। परंपरावादी विचारधारा उसके अंदर सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति के अंदर जो है केवल करेंसी और जो मांग जमा है उसको ही शामिल किया गया है। और जो करेंसी है उस करेंसी के अंदर जो होते हैं सिक्के और नोट शामिल होते हैं। तो जनता के पास में जो सिक्के और नोट है वो मुद्रा की पूर्ति है, और दूसरा जो बैंक के पास में मांग जमा है उस मांग जमा को भी उन्होंने कहा है कि भी ये भी मुद्रा की पूर्ति है। तो इस प्रकार परंपरावादी विचारधारा है उसके अंदर केवल करेंसी और मांग जमा को ही मुद्रा की पूर्ति माना गया है। फ्रीडमैन के अनुसार फ्रीडमैन ने जो परंपरावादियों की विचारधारा थी उस विचारधारा के अंदर कहा कि इसके अंदर समय जमा को भी टाइम डिपॉजिट को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि समय जमा जो होती है एक निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति का बैंक के पास में पैसा जमा होता है, और वो व्यक्ति उसे निश्चित समय से पहले भी आवश्यकता पड़ने पर निकलवा सकता है। इसलिए ये जो टाइम डिपॉजिट होती है ये भी मुद्रा का कार्य करती है। इसलिए टाइम डिपॉजिट को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए। तो फ्रीडमैन ने जो है सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट को शामिल किया है। गुरले और शो की विचारधारा। गुरले और शो ने कहा कि जो करेंसी है और जो डिमांड डिपॉजिट है और जो टाइम डिपॉजिट है वो तो मुद्रा की पूर्ति है ही है। इसके अलावा मुद्रा की पूर्ति के अंदर जो है वो बचत को शामिल किया जाना चाहिए, और जो निकट मुद्रा जिसमें शेयर, बॉन्ड, विनिमय पत्र आदि है इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो गुरले और शो की परिभाषा ये काफ़ी विस्तृत परिभाषा है। तो अगर आप परंपरावादियों की बात करें तो परंपरावादी केवल दो चीज़ों को शामिल करते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीडमैन की बात करें तो फ्रीडमैन इसके अंदर टाइम डिपॉजिट को शामिल कर लेता है, और अगर आप गुरले और शो की बात करें तो वो इसके अंदर बचत को और निकट मुद्रा दोनों को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग विचारधाराएं चल रही है इन विचारधाराओं के अंदर जो है मुद्रा की पूर्ति की अलग अलग जो है अर्थ लिए गए हैं। और गुरले और शो ने उनकी एक पुस्तक आई थी मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है ये अपने विचार दिए थे कि मुद्रा की पूर्ति के अंदर करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, शेविंग और जो नियर मनी है उसको शामिल किया जाना चाहिए। रेडक्लिफ विचारधारा। रेडक्लिफ विचारधारा ने ये कहा कि भी एक तो संगठित क्षेत्र के पास में जो जमा है जो करेंसी है, इसके अलावा अगर व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से भी उधार लेता है या असंगठित क्षेत्र के द्वारा भी जो साख दी जाती है उसको भी जो है मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक जो विचारधारा है वो परंपरावादी है, इसको और शामिल कर लिया फ्रीडमैन हो गया। इसको अगर अपन और शामिल कर लिया तो ये जो है फ्रीडमैन के बाद गुरले और शो की विचारधारा हो गई। इसके अलावा परंपरावादियों ने कहा कि जो सिक्योरिटीज है, क्योंकि सिक्योरिटीज के आधार पर भी व्यक्ति जो है मुद्रा ले सकता है,
तो सिक्योरिटी है वो भी एक प्रकार की मुद्रा की पूर्ति ही है। और दूसरा असंगठित क्षेत्र, कि कहीं से अपने दोस्तों से या जो रिश्तेदार है या साहूकार है, बढ़िया है, उनसे भी एक व्यक्ति उधार लेता है, तो वह असंगठित क्षेत्र की शाख है। तो इसको भी जो है मुद्रा की पूर्ति के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो केंद्रीय बैंक विचारधारा है या रेडक्लिफ विचारधारा है, दोनों एक ही है। तो इसके अनुसार जो मुद्रा की पूर्ति का जो है माप है वो इन सब चीज़ों के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप रेडक्लिफ विचारधारा को शामिल कर लेते हैं तो मुद्रा की पूर्ति का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसके पीछे वजह ये है कि जो असंगठित क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो साख दी जाती है, उधार दिया जाता है, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। उसकी वजह से जो है सप्लाई ऑफ मनी का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस असुविधा से बचने के लिए ज़्यादातर जो मुद्रा की पूर्ति है उसके अंदर जो है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को ही शामिल किया जाता है। अब मुद्रा की पूर्ति के घटक, मुद्रा की पूर्ति के अंदर जो हम करेंसी को शामिल करते हैं और मांग जमा को शामिल करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो असुविधाएं होती है, इन असुविधाओं से बचने के लिए अगर आप इतना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं सप्लाई ऑफ मनी का, तो सप्लाई ऑफ मनी का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए इस मुद्रा की पूर्ति के अंदर केवल करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को शामिल किया जाता है। तो ये जो है मुद्रा की पूर्ति के दो कंपोनेंट हो गए, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब करेंसी के अंदर जो है दो चीज़ें शामिल होंगी, सिक्के और नोट। और मांग जमा के अंदर जो है वो दो प्रकार की जमा होगी, एक तो समय मांग जमा और दूसरी बैंक मांग जमा। तो इन सभी इन चारों चीज़ों को हम जो है सप्लाई ऑफ मनी के घटक या कंपोनेंट कहेंगे। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो है ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब इन चारों को हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये दो करेंसी के अंदर आते हैं और ये दो जो है वो मांग जमा के अंदर या बैंक जमा के अंदर आते हैं। इसको आप बैंक जमा कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंक जमा में एक तो समय जमा हो गया और दूसरा मांग जमा हो गया। पहले सिक्के, सिक्के जो होते हैं वो प्राचीन समय में बनाए जाते थे। उस समय जो सिक्के ज़्यादा प्रचलन में थे। उस समय सिक्के जो थे वो निजी क्षेत्र के द्वारा भी बनाए जाते थे और सरकारी क्षेत्र यानी राज्य के द्वारा भी बनाए जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है सिक्के जो है वो प्रचलन में कम होते गए और आज सिक्कों के ऊपर जो है वो केवल गवर्नमेंट का एकाधिकार है, यानी निजी क्षेत्र के द्वारा सिक्के नहीं बनाए जाते। तो सिक्के जो है एक तो होते थे पूर्णकाय सिक्का। पूर्णकाय सिक्के का मतलब क्या है कि एक सिक्के के ऊपर 1 रुपया लिखा हुआ है और अगर इसके अंदर जो धातु भी लगी हुई है वो भी 1 रुपए की लगी हुई है। तो अगर आप इसके ऊपर अंकित मूल्य है वो लेते हैं और इसके अंदर जो वस्तु लगी हुई है उसका मूल्य लेते हैं, अगर वो समान है तो इसको आप पूर्णकाय सिक्के कहते हैं। तो प्राचीन काल में जो सोने और चांदी के सिक्के होते थे वो जो पूर्णकाय सिक्के होते थे। दूसरे होते हैं अपने सांकेतिक सिक्के। सांकेतिक सिक्के वो होते हैं जिसके ऊपर जो अंकित मूल्य होता है उसके अंदर लगी धातु का मूल्य बहुत ही कम होता है। यानी अगर आप उस धातु को बेचते हैं तो उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है उतने के बराबर में मुद्रा नहीं मिलती। तो जो सांकेतिक सिक्के हैं वो आज ज़्यादा प्रचलन में है। ज़्यादातर सिक्के जो वो सांकेतिक ही होते हैं। पूर्णकाय सिक्के जो आज प्रचलन में नहीं है और जो सिक्के होते हैं वो सरकार के द्वारा आज जो डाले जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो सिक्के जो होते हैं प्रत्येक देश के अंदर जो कुल मुद्रा होती है उस मुद्रा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिक्कों का जो प्रयोग किया जाता है वो गरीब तबके के लोग करते हैं। क्योंकि जो अमीर तबके के लोग होते हैं वो थोड़ा सामान नहीं खरीदते, छोटी छोटी वस्तुएं नहीं खरीदते, इसलिए उन्हें जो है छोटी मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो गरीब तबके के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना होता है, छोटी छोटी वस्तुएं खरीदनी होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है। तो कम मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक देश के अंदर जो कुल मुद्रा होती है उस मुद्रा के अंदर 2 से लेकर के 3% तक मात्रा जो होती है वो सिक्कों की होती है। तो भारत के अंदर जो सिक्के हैं
वो 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक के सिक्के भारत में प्रचलित हैं। आगे आता है करेंसी नोट। करेंसी नोट सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। सरकार भी जारी कर सकती है और केंद्रीय बैंक भी जारी कर सकता है। भारत के अंदर ये कार्य कौन करता है? भारत के अंदर ये कार्य सरकार करती है और केंद्रीय बैंक करता है। सरकार जो है 1 रुपए का नोट जारी करती है। आप कभी भी देख लेना, 1 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर कभी भी गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। उसके ऊपर भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके सिग्नेचर होते हैं। इसका मतलब 1 रुपए का नोट जो भारत के अंदर भारत सरकार जारी करती है। और भारत के अंदर 1 रुपए से बड़े जितने भी नोट हैं, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए, तो ये जो इतने तक के जो नोट है वो भारत के अंदर चलते हैं। और ये नोट जो होता है वो केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत के अंदर अगर हम देखें तो नोट जारी करने की कौन कौन सी प्रणालियां हैं वो हम देखेंगे। लेकिन हम जो है कुल प्रणालियों को भी देखेंगे कि भी कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित है। जैसे प्रतिनिधि प्रणाली। प्रतिनिधि प्रणाली के अंदर जो ये होता है कि भी कोई भी जो मुद्रा होती है वो मुद्रा जो होती है वो पूर्णकाय मुद्रा होती है। यानी उस मुद्रा को जो है जब जारी किया जाता है तो उस मुद्रा के पीछे उतने के ही कोष रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी एक देश के अंदर 100 करोड़ रुपए की मुद्रा जारी की गई, तो 100 करोड़ रुपए की मुद्रा जारी करने के लिए उसने अपने कोष के अंदर 100 करोड़ का ही सोना चांदी या अन्य कोई सिक्योरिटीज रखी है। तो इस प्रकार की जो मुद्रा होती है उसको हम प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। और ये मुद्रा प्राचीन काल में प्रचलित होती थी, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो सोना और चांदी होता था, वो सोना और चांदी एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना मुश्किल था, उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता था। दूसरा, जब बार बार सोने और चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था तो उनमें घिसावट हो जाती थी, उनकी लाइफ जो है वो कम होती थी। तो उन जो सिक्के जो सोना और चांदी होते थे उनके बदले में जो है एक प्रकार का प्रमाण पत्र जारी कर देते थे और वही जो है प्रतिनिधि मुद्रा का कार्य करती थी। तो एक तो ये प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में ये प्रणाली जारी नहीं है। दूसरा, अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली के अंदर ये होता है कि भी अगर आपके पास में एक निश्चित मात्रा के अंदर कोष है तो आप उस कोष का एक निश्चित अनुपात के रूप में मुद्रा जारी कर सकते हो। जैसे ये कह दिया कि 100 करोड़ का अगर किसी के पास है तो उससे 3 गुना ज़्यादा मुद्रा जारी कर सकता है। तो मैक्सिमम जो है 300 करोड़ रुपए की मुद्रा जारी की जा सकती है। तो जब जमा कोष के एक निश्चित अनुपात के अंदर मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है बैंक को या सरकार को मिलता है तो उसे हम आनुपातिक प्रणाली कहते हैं। और भारत के अंदर ये जो आनुपातिक प्रणाली है ये 1956 से पहले प्रचलित थी। 1956 के अंदर भारत के अंदर जो आनुपातिक प्रणाली है मुद्रा जारी करने की, उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आता है न्यूनतम कोष प्रणाली। अब न्यूनतम कोष प्रणाली के अंदर ये होता है कि भी अगर आपके पास में एक न्यूनतम कोष है तो उसके बाद आप जो है जितनी मात्रा में चाहो उतनी मात्रा में जो है मुद्रा जारी कर सकते हो। यानी एक निश्चित कोष रखने के बाद असीमित मात्रा में मुद्रा जारी करने का अधिकार है मिल जाता है। जैसे भारत के अंदर जो 1956 में इस सिस्टम को अपनाया गया, 1956 से भारत के अंदर नोट जारी करने की न्यूनतम कोष प्रणाली चल रही है। तो उसके अंदर 200 करोड़ रुपए का कोष होना चाहिए। उस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का सोना और बाकी 85 करोड़ रुपए जो उसमें विदेशी मुद्रा या सोना दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर रिजर्व बैंक के पास में 200 करोड़ रुपए का कोष है, यानी 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की कोई दूसरी सिक्योरिटीज या सोना, तो उसके बाद रिजर्व बैंक को ये अधिकार मिल जाता है कि वो असीमित मात्रा में मुद्रा जारी कर सकता है, असीमित मात्रा में नोट छाप सकता है। तो 1956 से भारत के अंदर जो वो न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। आगे होता है परिवर्तनशील मुद्रा प्रणाली। परिवर्तनशील मुद्रा प्रणाली में ये होता है कि भी अगर जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को आप सोने या चांदी में जो है बदलवा सकते हो। केंद्रीय बैंक के पास में आप जाइए और जितने की आपके पास मुद्रा है आप उतने के बराबर सोना या चांदी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वर्तमान के अंदर ये परिवर्तनशील मुद्रा प्रणाली प्रचलन में नहीं है।
अपरिवर्तनशील प्रणाली के अंदर जो मुद्रा जारी की जाती है, वो सरकार के द्वारा एक आदेश से जारी की जाती है और उसके अंदर केवल एक वचन दिया होता है। जैसे भारत के नोट के ऊपर आप देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये केवल एक वादा है, केवल प्रतिज्ञा पत्र है और उसके अंदर जो है ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप अपने जो मुद्रा है, उस मुद्रा से आप सोना या चाँदी ले सकते हो सरकार से। तो आप उस अपनी मुद्रा को सोना या चाँदी में बदल नहीं सकते। तो वर्तमान के अंदर अगर हम देखें तो सभी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर केवल अपरिवर्तनशील मुद्रा प्रणाली चल रही है। इसके बाद आता है समय जमा। अगर हम समय जमा की बात करें, तो समय जमा के अंदर ये होता है कि कोई भी जो देश होता है, उस देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम होता है और उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो जनता है, वो एक निश्चित समय के लिए बैंक के अंदर पैसा जमा करवाती है। तो निश्चित समय सपोज कि 10 साल का समय है और एक व्यक्ति ने 10 साल के लिए जो है 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। अब ये व्यक्ति जो है 10 साल से पहले इस पैसे को निकलवा नहीं सकता, जो बैंक के साथ उसका एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार। लेकिन अगर व्यक्ति को पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो पैसा निकलवा सकता है, लेकिन उसे 10 साल के बाद इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज मिलना होता है, उस ब्याज का एक हिस्सा जो है उसे नहीं मिलता। यानी बैंक जो है उसे पैसा तो दे देगा समय से पहले, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज दिया होता है उस ब्याज के अंदर वो कटौती करता है। तो इस प्रकार से थोड़ा नुकसान उठा करके व्यक्ति जो है समय जमा को मुद्रा में कन्वर्ट कर सकता है। तो समय जमा होता है उसको भी हम जो है मुद्रा की पूर्ति का कंपोनेंट मानते हैं। आगे मांग जमा। मांग जमा जो है बैंक के अंदर, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, डीडी, ये बैंक जमा होती है जनता की और ये जो है कभी भी निकलवाई जा सकती है। यानी एक व्यक्ति का जो बैंक के अंदर पैसा जमा है, वो उसे जब चाहे तब निकलवाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो उसे हम जो है मांग जमा कहते हैं। तो मांग जमा होती है वो भी जो है मुद्रा की पूर्ति का एक हिस्सा मानी जाती है, मुद्रा की पूर्ति का एक कंपोनेंट है। तो इसको कभी भी निकलवा सकता है, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसा भी होता है कि अगर एक निश्चित मात्रा से अधिक राशि अचानक अगर कोई ग्राहक निकलवाना चाहता है, तो उसे पहले बैंक को सूचित करना होता है 1-2 दिन पहले, ताकि बैंक उसके लिए जो है वो मुद्रा की जो है वो मात्रा जो वहाँ बैंक के अंदर रखे और ग्राहक को किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि मुझे 20 दिसंबर को जो है वो 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, अपनी मांग जमा में से निकलवाना है। तो आपको 2 दिन पहले बैंक को बताना पड़ेगा कि मैं जो है 5 करोड़ रुपए इस तारीख को लेने के लिए आऊँगा। तो बैंक पहले से ही आपके लिए जो मुद्रा का अरेंजमेंट करके रखता है। अदरवाइज़ हो सकता है कि भी इतनी बड़ी राशि जो है बैंक के पास उस दिन मौजूद ना हो और आपको बिना वजह की समस्या का सामना करना पड़े। तो ये हमारे जो कंपोनेंट थे मांग की मुद्रा, जो मुद्रा की पूर्ति है उसके। इसके अलावा आजकल जो है बैंक शाख को भी मुद्रा की पूर्ति का एक हिस्सा माना जाने लगा है। बहुत सारे जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वो अपने पास में जो बैंक जमा होती है, उस बैंक जमा का कई गुना ज़्यादा जो है आगे शाख के रूप में उधार देते हैं। तो जो उधार देते हैं वो भी आगे जो है मुद्रा की पूर्ति में काउंट होते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक के पास में जो भी एक व्यक्ति ने जो है जमा करवाए 1,000 रुपये, अब सपोज कि इसके अंदर बैंक को अपने पास 10% राशि जमा करनी पड़ती है। तो बैंक ने 100 का 1,000 रुपये का 10% 100 रुपये है, वो अपने पास जमा कर लिया और 900 रुपये आगे उधार दे देगा। और जब एक व्यक्ति ने 900 रुपये किसी को उधार दिए तो उसके खाते में वो 900 रुपये जमा कर देगा। अब ये इस 900 रुपये का 10% यानी 90 रुपये अपने पास रखेगा और 810 रुपये आगे उधार दे देगा। तो इस प्रकार ये जो प्राथमिक जमा है, इस जमा के आधार पर बैंक जो होते हैं कई गुना ज़्यादा आगे उधार देते हैं, जिसको हम शाख कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो बैंक शाख होती है, ये भी जो मुद्रा की पूर्ति का एक हिस्सा माना जाता है। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।